Hello friends, in this lecture we will discuss about Government of India Act 1919 1919 के एक्ट के बारे में हम लोग कवर करेंगे। और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जिसको क्या बोलते थे, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, मॉर्ले मिंटो सुधार बोला जाता था। तो इसमें पहला पॉइंट देखते हैं कि ऑन अगस्त 20, 1917 ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इट्स ऑब्जेक्टिव वाज द ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। तो 20 अगस्त 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिक्लेयर्ड किया, ब्रिटिश सरकार ने, कि हम इंडिया में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेंगे और ग्रेजुअली इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को लाया गया 1919 में, इसको इनेक्ट किया गया था। बट ये इन्फोर्स में कब आया, इन्फोर्स में आया ये आप 1921 में इसको लागू किया गया था। और इस एक्ट को, दिस एक्ट इज़ ऑल्सो नोन एज मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोला जाता है। तो जो आपके मॉन्टेग्यू थे वो आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो आपके थे वो क्या, ये पोस्ट कब क्रिएट हुई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के एक्ट में आपका क्या बना था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे ये आपके थे वॉयसराय ऑफ इंडिया। इसीलिए इसको, इस एक्ट को क्या बोला गया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 1919 में एक आपका एक्ट आया था, बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसको बोलते थे रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट, या इसको काला कानून भी बोला जाता था। और इसके बारे में बोला जाता था नो अपील, नो दलील एंड नो वकील। इसमें क्या था कि गवर्नमेंट आपको, मतलब सस्पेक्ट होने पे सिर्फ शंका के आधार पे आपको जेल भेज सकती थी, इसीलिए इसको काला कानून बोला जाता था। तो ये 1919 में आया था। और इस वक्त आपके जो वॉयसराय थे वो कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ये सारी चीज़ें हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बट मैंने आपको इन शॉर्ट अभी बता दिया है कि रॉलेट एक्ट आपका 1919 में आया था, जिसको क्या बोलते थे, नो अपील, नो दलील और नो वकील। और इसको सस्पेक्शन के आधार पर, मतलब अगर आपको गवर्नमेंट देख रही कि आप सस्पेक्ट हो किसी क्राइम के लिए, तो वो आपको जेल भेज सकती थी, भले आपने किया हो या ना किया हो। तो इसमें, इस एक्ट में देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में पहला पॉइंट देखते हैं, इट रिलैक्स्ड द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस बाय डिमार्केटिंग द सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट। तो इसमें हुआ कि, अब इसमें क्या हुआ था कि जो आपके सब्जेक्ट थे, जो उसको डिमार्केट, मतलब अलग अलग कर दिया कि सेंट्रल अपने सब्जेक्ट पे काम करेगी और प्रोविंशियल मतलब स्टेट जो होते थे, स्टेट अपना लॉ बना सकती है। तो द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वर ऑथराइज टू मेक लॉ ऑन दियर रिस्पेक्टिव लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी और प्रोविंशियल स्टेट गवर्नमेंट थी, वो दोनों ही अपने अपने लॉ बना सकती थी, क्योंकि उनकी जो लिस्ट होती थी, मतलब कि सेंट्रल के पास इस सब्जेक्ट पे कानून बनाने का अधिकार होगा और प्रोविंशियल के पास इस पे। तो दोनों अपने अपने स्पेयर में, अपने अपनी फील्ड में अपने लॉ बना सकती थी। तो इसको क्या किया गया है, इन्होंने डिमार्केट कर दिया, डिमार्केटिंग कर दी सब्जेक्ट की। तो सेकंड पॉइंट था आपका, इट फर्दर डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट इनटू टू पार्ट्स, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व। फिर उन्होंने किया कि जो प्रोविंशियल, जो स्टेट के जो सब्जेक्ट थे, स्टेट के पास जो अधिकार थे कानून बनाने के, उनको दो भागों में इन्होंने डिवाइड कर दिया, जिसको पहले बोलते थे, पहला था आपका ट्रांसफर्ड था और दूसरा क्या था, रिजर्व्ड। जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे वो आपके बनाए जाते थे, एडमिनिस्ट्रेट किए जाते बाय द गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर। जो गवर्नर होते थे वो मिनिस्टर की सलाह पे, जो मंत्री थे उनकी सलाह पे बनाते थे, और ये रिस्पॉन्सिबल होते थे किसको, लेजिस्लेटिव काउंसिल को। बट जो रिजर्व सब्जेक्ट था, जो रिजर्व थे सब्जेक्ट,
उनको एडमिनिस्टर्ड या बनाया जाता था किसके द्वारा? गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसकी काउंसिल के द्वारा, और विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, और ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होती थी लेजिस्लेटिव काउंसिल को, इसके पास अपने अधिकार थे कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल गवर्नर के साथ मिलके किसी सब्जेक्ट, रिजर्व सब्जेक्ट पे कानून बनाता था, और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थी। तो इस पूरे सिस्टम को क्या बोला गया? डायरकी बोली गई, डायरकी। तो ये आपका ये क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट कि डायरकी सबसे पहली बार किस एक्ट में इंट्रोड्यूस की गई? तो आपका क्या आंसर होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इस एक्ट में आपका जो डायरकी थी उसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो डायरकी का मतलब क्या होता है? अ टर्म डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड है डायर्क, जिसका मतलब होता था डबल रूल, और दिस एक्सपेरिमेंट वाज लार्जली अनसक्सेसफुल। हालांकि ये जो एक्सपेरिमेंट था वो पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हुआ था। तो ये आपका था। इसके आगे देखते हैं। फिर आपका था कि इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम बाई कैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री। 1919 के एक्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट एक घटना हुई कि बाई कैमरलिज्म इन्होंने सेंट्रल पे इंट्रोड्यूस किया, द्वि सदन मतलब। और जब आपका अगर एक क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा जो होता है, राज्यसभा का ओरिजिन जो हुआ था, सॉरी, वो 1919 के एक्ट में ही हुआ था, राज्यसभा। तो सबसे पहली बार आपका बाईकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ कहाँ पे? सेंट्रल पे। काउंसिल ऑफ स्टेट बनाया गया जिसको राज्यसभा बोला जाता है, और डायरेक्ट इलेक्शन की घोषणा की गई। Thus, the Indian Legislative Council was replaced by a bicameral legislature consisting an upper house council of state and lower house legislative assembly। तो आपका लोअर हाउस क्या था? लेजिस्लेटिव असेंबली, और दूसरा हाउस जो बनाया गया उसको क्या बोलते थे? अपर हाउस, अपर हाउस। अपर हाउस आपका क्या होता था? काउंसिल ऑफ स्टेट या राज्यसभा। और जो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स होती थी बोथ द हाउसेज, वो चूज़ किए जाते थे डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा, डायरेक्ट इलेक्शन होता था। और दूसरा पॉइंट था कि इट रिक्वायर्ड द 3 ऑफ द 6 मेंबर ऑफ द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल अदर देन द कमांडर इन चीफ वर टू बी इंडियन। तो आपकी जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी उसमें जो 6 मेंबर होते थे, तो इस एक्ट में जो घोषणा की गई कि जो 3 मेंबर होंगे वो आपके कौन होंगे? इंडियंस होंगे, अदर देन कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ आपका इंडियन नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट था इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कॉमनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर 6 इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन एंड यूरोपियन। तो 1909 के एक्ट में हमने देखा था कि सेपरेट इलेक्टोरेट किसको दिया गया था? ओनली फॉर मुस्लिम, ओनली फॉर मुस्लिम। बट 1919 में क्या हुआ? इसको एक्सटेंड किया गया, और किसको दिया गया? सिख, इंडियन, क्रिश्चियन, और जो आपके एंग्लो इंडियन थे और यूरोपियन, इन सबको क्या दिया गया? सेपरेट इलेक्टोरेट। तो ये 1919 के एक्ट में था। और 1909 में आपको जो दिया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट, वो किस किस लिए था? सिर्फ मुस्लिम्स के लिए था। नेक्स्ट पॉइंट था आपका इट ग्रांटेड फ्रेंचाइज टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स और एजुकेशन। तो इस एक्ट में आपका जो मताधिकार, वोट देने का अधिकार था, वो भी लोगों को दिया गया, बट किस बेसिस पे? प्रॉपर्टी के आधार पे, टैक्स के आधार पे, कि किसके पास कितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी होगी उसको वोट देने का अधिकार दिया, कौन कितना टैक्स पे करता है, या कौन किसके पास कितनी ज़्यादा एजुकेशन है, तो उन लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया। तो बहुत लिमिटेड नंबर पीपल थे,
और ये ऐसा नहीं था कि इंडिया में ही था, पूरे पूरे वर्ल्ड में था लगभग। आपके यूरोप में भी था, अमेरिका में भी था कि वोट देने का अधिकार सारे लोगों को नहीं था। तो नेक्स्ट आपका पॉइंट था, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन और हैंस सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वॉज अ सेटअप इन 1926 फॉर रिक्रूटिंग सिविल सर्विस। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि आप 1926 में आपका इस्टेब्लिश किया गया था कौन, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। तो पहली बार आपका 1926 में इस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट था आपका, इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट एंड ऑथराइज द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर टू इनेक्ट दियर बजट। तो ये पहली बार था कि जो प्रोविंशियल बजट का मतलब स्टेट बजट को सेपरेट बनाया गया था, क्योंकि पहले क्या होता था, स्टेट और सेंट्रल के लिए दोनों एक बजट अनाउंस किया जाता था। बट यहाँ पे इस एक्ट में क्या हुआ, इन्होंने प्रोविंशियल बजट और सेंट्रल बजट दोनों अलग अलग बना सकते थे, अपने अपने बजट को अलग अलग बनाने की अधिकार दे दिया गया। और सबसे लास्ट पॉइंट था, इट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैच्यूटरी कमीशन टू इंक्वायर इनटू एंड रिपोर्ट ऑन इट्स वर्किंग आफ्टर 10 years ऑफ कमिंग इनटू फोर्स। तो ये था कि इस एक्ट के बाद उन्होंने 10 साल के बाद एक कमीशन बनाने का डिसीजन लिया था कि 10 साल के बाद एक कमीशन बनाएंगे और इस एक्ट को रिव्यू करेंगे कि इसमें कितना काम किया गया या कितना उसको इनेक्ट किया गया था 1919 के एक्ट को। तो ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, जिसको क्या बोलते थे, मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो ये आप देख लीजिए, इसमें स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, ये पॉइंट छोटा छोटा लिख लीजिएगा। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो उसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। चैनल का नाम है आपका गौतम अकाडमी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1935 नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।